तो मेरा नाम कृष्णा। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले बच्चों, आज के जो वीडियो में है हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो जल्दी से देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्लासिफाई दी फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आपको पता करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल। जैसे कि पहला नंबर 2 माइनस रूट 5 है। तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम अच्छे से पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से किन्हीं नंबर्स को देख के पता करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 2 माइनस रूट 5। अब गौर से देखिए, ये जो 2 है बच्चों, ये आपका है रेशनल नंबर और रूट 5 क्या है तुम्हारा इरेशनल नंबर। और ये हम जान चुके हैं कि रेशनल में से इरेशनल नंबर को माइनस करने पर हमेशा जो आंसर आता है यानी जो रिजल्ट आता है बच्चों क्या आता है, वो इरेशनल नंबर आता है। इसीलिए 2 माइनस रूट 5 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 माइनस रूट 5 को हम क्या बोलेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस रूट 23 माइनस रूट 23। तो यहाँ पे देखो आगे और सॉल्व करोगे तो रूट 23 और रूट 23 जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, वो माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। रूट 23 माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस और 2 रूट 23। रूट्स वाले नंबर को प्लस करने आना चाहिए। ये 1 रूट 23 है, ये 1 रूट 23। तो 1 रूट 23 और 1 रूट 23 मिलके 2 रूट 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। अब हम आगे तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें इस पूरे रिजल्ट को ही बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए कैसे बताएंगे। ये जो नंबर है बच्चों, ये तुम्हारा है रेशनल नंबर और ये पूरा ये जो 2 रूट 23 लिखा है, ये बताइए क्या है, क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रूट 23 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर जब किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो पूरा क्या होता है, ये इरेशनल होता है। यानी कि 2 रूट 23 यानी कि पूरे नंबर को आप क्या बोलोगे, इरेशनल बोलोगे। आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँ कि आप इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देखें, तब आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो 3 माइनस 2 रूट 23, एक रेशनल में से आप इरेशनल को माइनस कर रहे हैं तो होल रिजल्ट क्या होगा। तो रेशनल में से जब भी इरेशनल को माइनस करते हैं तो जो होल रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। ऊपर दे रखा था 2 रूट 7, नीचे दे रखा है 7 रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे पहले से ही क्रॉस लग गया, मतलब कैंसिल मैंने कर दिया है। तो 2 रूट 7 और नीचे है आपका 7 रूट 7। तो बच्चों रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर या रिजल्ट आएगा 2 अपॉन में 7 आ गया। और 2 अपॉन 7, अब तो आप जान ही गए होंगे कि 2/7 एक क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और p और q इंटीजर भी है। p और q क्या है, इंटीजर भी है। क्लियर है। चलिए अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, 1/√2 है। अब हमें बताना है कि ये रेशनल ये इरेशनल है। तो देखिए 1 जो है बच्चों वो तुम्हारा रेशनल नंबर है, √2 तुम्हारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब भी रेशनल में से इरेशनल को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो रेशनल है अगर वो नॉन जीरो हुआ, जो रेशनल है वो अगर नॉन जीरो हुआ तो जो पूरा रिजल्ट होता है बच्चों वो हमेशा इरेशनल होता है। मैंने इन सब के बारे में अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि अगर रेशनल नंबर आपका नॉन जीरो होता है बच्चे और वो किसी इरेशनल से डिवाइड होता है, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो रेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर और वो आपस में डिवाइड हो रहे, तो पूरे रिजल्ट को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है। चलिए पाई बताइए, पाई क्या नंबर है। तो पाई बच्चे आपका क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है और 2 उसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कि जो कि एक रेशनल नंबर है, जो कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों जो रिजल्ट होता है वो क्या आता है, हमेशा आपका
इरेशनल नंबर आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। आई होप कि आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने सारा यानी कि पांचों क्वेश्चन को किस तरीके से कौन सा इरेशनल होगा कौन सा रेशनल होगा आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि कुछ आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। ये भी हम आपको इंट्रोडक्शन में करा दिए हैं, लेकिन आप वहां पे भी देखोगे तो मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो उसमें अलग से रूट वाले आइडेंटिटी याद करने से अच्छा मैं तो ये बोलूंगा कि जो नॉर्मल आइडेंटिटी होता है आप उससे करेंगे, क्योंकि आप अलग से रूट वाले को याद करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। तो बेहतर है जो आपने आइडेंटिटीज याद कर रखी है यानी कि अपनी छोटी क्लासों में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ इस प्रकार के जो आइडेंटिटीज है उन्हीं को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रूट वालों के लिए आप अलग से आइडेंटिटी याद करें, ऐसा मत करिए। तो 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो देखिए जहां पे आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आइडेंटिटी लगानी पड़े वहां तो जरूर लगाना है आपको, और जहां पे आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो वहां पे आप नॉर्मल करिए, लेकिन जहां पे लग रहा है वहां तो जरूर लगाना चाहिए। देखिए आइडेंटिटी लगाने से क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएगा, दूसरा आपका एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी लग रहा है क्या? इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। तो नॉर्मली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। क्लास 8 याद करिए। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को रूट 2 से भी करेंगे। तो 3 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, और 3 को रूट 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 2। देखिए मल्टीप्लाई देखिएगा इस तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट रूट 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को रूट 2 से भी करेंगे। तो रूट 3 को अगर 2 से करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 रूट 3, और रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 हो जाएगा। फिर एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। तो देखिए 6 अलग है, 3 रूट 2 अलग है, 2 रूट 3 अलग है, रूट 6 अलग है। यानी कि कोई भी इन चारों में से ऐसे नंबर्स नहीं है जिनको मैं फर्दर प्लस या माइनस या कोई भी ऑपरेशन कर पाऊं। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे एक तरीके से अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्लस रूट 3 देन मल्टीप्लाई विद 3 माइनस रूट 3। 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 माइनस रूट 3 से। तो यहाँ पे नंबर को आप थोड़ा सा गौर से देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करने से बेहतर है क्या लगा दे, आइडेंटिटी लगा दे। और आइडेंटिटी कौन सी होती है, देखिए आप एग्जाम में जब भी आइडेंटिटी लगाते हैं तो आइडेंटिटी को प्लीज जरूर लिख दिया करो। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आपका आइडेंटिटी जो है बहुत काम करता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आइडेंटिटी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, इसको हमने लिख के दिखा दिया। तो अब अगर हम उससे ब्रेक करें यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट ही आता है, देखिए कोई नंबर अगर इस फॉर्म में होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए कितना इसमें 3 है, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा, 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो आपका 6 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ही नेक्स्ट थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको भी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। या फिर से देखने ही लग रहा है, देखने से ही लग रहा है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको ऐसे भी याद करना है, नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपको ये काम आने वाला है। तो ये छोटी मोटी आइडेंटिटीज तो याद कर लीजिएगा। तो अब इससे कंपेयर करिए, a तुम्हारा क्या है रूट 5, b तुम्हारा क्या है रूट 2। तो उसको अगर हम सिंपल यानी कि सिंप्लीफाई यानी कि इस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 या 5। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। प्लस 2 और 5 2 10, ये इस तरीके से आ जाएगा, और प्लस
√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 + 2। अब देखिए जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि आप देख लीजिए कि कोई नंबर्स ऐसा तो नहीं है जिनको हम प्लस माइनस फर्दर कर सकते हैं। तो देखो 5 और 2 को प्लस किया जा सकता है, यानी कि 7 + 2 √10। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसको हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फिर से देखिए, क्या देखने से कुछ लग रहा है, कुछ लगाया जा सकता है, कोई आइडेंटिटी वगैरह? बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो इसमें जो बच्चों आइडेंटिटी लग रही है वो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? फिर से वही वाली a - b × a+। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे दो बाइनोमियल, तो इनको आइडेंटिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हमें पता है कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो a² - b² के फॉर्म में आता है। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि मैं उस पर क्या लगा दूं, आइडेंटिटी लगा दूं। तो जब मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगा, ठीक है, तो देखिए a² यानी कि √5 का स्क्वायर और b² यानी कि √2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 2। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि एग्जाम में तो ऐसे शायद ना आए, फिर भी देख लेते हैं कि इसका क्या, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी। पाई को हम कैसे लिखते हैं? रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसको हमने सी मान लिया है, टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। This seems to contradicts that the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पाई है, देखिए आपका सर्कल का तो सर्कमफेरेंस कैसे निकालते जानते ही हैं, यानी कि ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि कैसे निकालते हैं? 2πr। कैसे निकालते हैं? 2πr। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि अगर हम सर्कमफेरेंस को क्या मान ले? c मान ले। ठीक है, क्या लिखा है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर मैं c मान दूं, ठीक है, और यहां पे देखिए 2πr लिखा है, तो 2r को क्या लिख सकते हो? डायमीटर लिख सकते हो, है ना। आपको पता है ना कि डायमीटर किसके बराबर होता है? जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो यहाँ पे देखिए 2r है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डायमीटर इनटू में पाई। ठीक है, तो जो पाई की वैल्यू आ जाएगी c/d इज इक्वल टू पाई। तो एग्जैक्टली ये यही कह रहा है, ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो हमारा पाई होता है वो होता है रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। क्लियर है? तो अगर ऐसा है तो बोल रहे दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो क्योंकि हमें पता है कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर, हमें बताया गया। लेकिन यहां पे देखने में ऐसा लग रहा है कि पाई को तो कैसा लिखा गया है? c/d के फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि p/q के फॉर्म में टाइप क्या आ रहा है। तो ये एक तरीके से एरराइज हो रहा है। आप एक तरीके से कह रहे हो कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो बताइए पाई जो है ये p/q के फॉर्म में कैसे आ गया? क्लियर है ये बात? यानी कि पाई अगर एक इरेशनल नंबर है तो पाई को तो फिर हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए जितने भी ना इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे आप पाई की वैल्यू क्या लिखते हो? 22/7 लिखते हो। ठीक है, तो बच्चों 22/7 जो लिया गया ना है, ये एक रियल नहीं है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि लगभग हम मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू इतनी होती है, यानी कि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। यानी कि राइटिंग पाई एज 22/7, अगर हम पाई को 22/7 लिखते हैं, is only approximate value, so we can't conclude that it is in the form of rational। देखिए पाई को अगर हम 22/7 के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मींस अगर पाई को c/d के फॉर्म में भी अगर लिख रहे हैं हम लोग, तो बच्चों ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है, यानी कि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आता है। अगर आप एक्चुअल में पाई की वैल्यू अगर देखो फाइंड भी करोगे ना, यानी कि ये एक कौन सा नंबर है, अगर आप 22/7 को अगर आप डिवाइड भी करोगे तो आप देखोगे जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि सवाल में बोला है कि भाई अगर पाई को c/d के फॉर्म में लिखा जाता है तो फिर तो पाई उस हिसाब से रेशनल हुआ। तो हम ये बोल रहे हैं कि पाई को भले ही c/d के फॉर्म में लिखा जाता है,
यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन जो भी c या d कुछ भी हो, जो भी उसकी वैल्यू आती है पाई की वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं आती है। यानी कि आप कुछ भी सर्कमफेरेंस ले लीजिए सर्कल का, डायमीटर कुछ भी ले लीजिए सर्कल का, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि स्केल से जब मेजर करके करेंगे तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, हर बार एक अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो उससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई पाई को भले ही हम 22/7 लिखते हैं, यानी कि पाई है एक इरेशनल नंबर, लेकिन लिख भी रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये डाउट तो होना चाहिए ना कि सर आप पाई को तो इरेशनल नंबर बोलते हो, फिर उसको फिर 22/7 यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स भी हुआ। यानी कि देखा जाए 22/7 को देखने से लग रहा है कि रेशनल नंबर को पूरा डिफाइन कर रहा है, तो फिर आप उसको पाई के बराबर भी रख देते हैं, तो उस हिसाब से पाई भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम उसका जवाब या उसका आंसर किस तरीके से दे रहे हैं कि 22/7 हम भले ही लिखते हो पाई की वैल्यू, बट वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है, यानी कि कोई भी डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग वाला तो उसका पी बाई क्यू जो होता है वो फिक्स होता है। बट इसका जो 22/7 का जो टर्म, ये जो इसका कोई ये फिक्स वैल्यू नहीं है पाई, ये हमने अप्रोक्सीमेट ले रखा है। और यानी कि और अगर देखोगे तो पाई को अगर आप डेसिमल फॉर्म में भी लाओगे तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सो वी कांट कंक्लूड दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल, इसलिए आप पाई को एक रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो आप अपने आंसर में ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी आप उतना लिख सकते हो। ये जिस तरीके से आपने नंबर लाइन पे √2, √3, √5 जैसे नंबरों को क्या करा था, रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रूट में डेसिमल वाले नंबर होते हैं बच्चों, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसके लिए आपको प्रॉपर कंपास, पेंसिल, इन सब चीजों की नीड होगी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ स्टेप्स आपके लिए लिख दिए हैं और उस स्टेप्स के साथ साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कंपास और पेंसिल से किस तरीके से √9√3 या 9.3 को जो रूट में है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टेप मैंने क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन एंड टेक 9.3 यूनिट्स ऑन इट। क्लियर है, यानी कि आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, जिसमें से एक नंबर लाइन बना दीजिएगा और आपको क्या लेना है, 9.3 यूनिट्स लेना है। ठीक है, यानी कि ए से लेके बी तक, सपोज हम मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक हमारा 9.3 यूनिट है। ठीक है, आपका स्केल का जो स्केल होता है वो सेंटीमीटर स्केल वाला होगा आपका यूनिट जो होगा, तो आप स्केल से ए से लेके बी तक कितना खींच लीजिएगा, यानी कि आप ड्रॉ कर लीजिएगा 9.3 तक, 9.3 सेंटीमीटर में मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना काम कर लिया आपने। पहला स्टेप क्या है, एक नंबर लाइन बनाया और उस नंबर लाइन में 9.3 यानी कि जो भी दिया है उतनी दूरी का ही एक स्केल से आपको मार्क कर लेना, ए से लेके बी तक। फ्रॉम बी, अब जैसे तुमने ए से लेके बी तक आपने 9.3 ड्रॉ कर लिया, तो सेकेंड स्टेप देखो मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम बी मेजर अ डिस्टेंस ऑफ योर 1 यूनिट एंड मार्क सी ऑन नंबर लाइन। फिर सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं करना, बी से लेके जहां तक आपका 9.3 है वहां से 1 यूनिट और बढ़ा देनी है। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। आई रिपीट, 9.3 के जहां पे है यानी कि बी जहां पे है, बी तक 9.3 आपका है, फिर बी से सी तक आपको 1 यूनिट और बढ़ा देना है। यानी कि हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि बी से लेके सी तक कितना है हमारा, 1 यूनिट है। हर एक क्वेश्चन में ये 1 यूनिट बढ़ाना है, जितना भी आ जाए आपको रूट में जो भी नंबर दे दिया जाए पॉइंट में। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा दिया। अच्छा, फिर थर्ड देखिए, थर्ड स्टेप मैंने क्या लिखा है, मेक अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज ओ, यानी कि अब ए से लेके सी तक जो लाइन है, ए से लेके सी तक जो बन गया हमारा लाइन, उसका हमें एक मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मिड पॉइंट आप ऐसे तो फाइंड नहीं करोगे, मिड पॉइंट फाइंड कैसे किया जाता है, देखिए आपको एसी, जो आपको एसी लाइन दिख रहा है, मैं अलग से बताता हूं। जैसे सपोज मान के चलिए यहाँ पे एक लाइन है हमारा, यहाँ पे ए है और हमें सी, क्योंकि हमें एसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, बी को भूल जाइए। अब सोचिए कि ए से लेके सी तक जो लाइन है उसका बीच का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो बीच का पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा।
अभी एक नया टर्म आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो इसी लाइन पे परपेंडिकुलर भी होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा, यानी कि वो बिल्कुल बीचों बीच आता है वो लाइन। तो वो अगर वो लाइन हमें पता चल जाए तो एक तरीके से मिड पॉइंट वही होगा। यानी कि अगर हम AC का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे, ठीक है, क्या बना दे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे, तो वो लाइन जहां से भी गुजरेगी वो आपका मिड पॉइंट होगा। अब सवाल ये आता है कि सर चलो ठीक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए कैसे? फिर से देखिए, आप अपना कंपास ले लीजिए, पेंसिल लगा लीजिए, ठीक है, ए को एज ए सेंटर ले लीजिए। सेंटर का मतलब होता है जो आपका कंपास का मेटल वाला जो आपका पिन पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं, जहां पे भी रखते हैं। तो ए पे मान के चलिए आपने अपना सेंटर ले लिया। कंपास को जो भी AC है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो तो कंपास को आधे से ज्यादा ओपन करना है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है उसका आधे से ज्यादा, मतलब कितना भी कर सकते हो, बस बिल्कुल आधे से कम नहीं होना चाहिए, आधे से ज्यादा। और करना क्या है, एक आर्क इधर लगाना है और यहीं से, यानी कि आपको इसी को सेंटर मान के एक आर्क इधर इस तरीके से लगा देना आपके कंपास से। क्लियर है? फिर उसी तरीके से कंपास का जो मेजरमेंट है बिना चेंज किए, चेंज नहीं होना चाहिए, फिर से आप कंपास का सेंटर रखेंगे C पे, एक आर्क इधर लगा देंगे और एक आर्क इधर लगा देंगे इस तरीके से C से, ठीक है। क्या करना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए, A से इधर एक आर्क, A से इधर एक आर्क, फिर C से एक इधर आर्क और C से एक इधर आर्क लगा। तो जहां से भी आपने आर्क को इस तरीके से दो पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो ये जो बच्चों ये वाला जो पॉइंट होगा यही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, यानी कि ये लाइन तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लेकिन ये जो पॉइंट होगा वो AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट होगा। तो वैसे ही देखिए आपको AC का, ठीक है, वहां पे भी हमने AC का ही बनाया, अब उसी AC का भी बनाना है तो फिर से आपको यहाँ पे ऐसे करना है। क्या रिपीट करना है, कंपास का सेंटर कहां पे लेना है, A पे लेना है और रेडियस कितना लेना है, आधे से ज्यादा, ठीक है। तो आधे से ज्यादा लोगे फिर एक आर्क इधर लगाओगे, ठीक है, फिर सेम A पे ही सेंटर रख के आधे से ज्यादा आर्क, मतलब कि एक आर्क इधर लगेगा। फिर कहां पे सेंटर लेना है, C पे, ठीक है, क्योंकि AC का मिड पॉइंट खोज रहे हैं तो A पे रखा एक और C पे रखे। तो जब आप C पे रखेंगे बच्चों तो C पे रखने के बाद मान के चलिए यहाँ पे कट हो गया, फिर आपको इस वाले को आर्क को भी काटना है, मान के चलिए यहाँ पे कट हो गया। तो ये आपने क्या करा, दो पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। जब आप इसको जोड़ दोगे इस तरीके से, आप जब कंपास से करोगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो अभी हम बिल्कुल मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं, तो मान के चलते जब दोनों को मिलाया, यहाँ पे मिलाइए, तो ये बच्चों आपका मिड पॉइंट आपको मिल गया, जिसका नाम क्या रखने के लिए मैंने बोला है O, जिसका नाम मैंने क्या रखने के लिए बोला है O। तो हमने क्या करा, AC का एक मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, दैट इज O। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, विद O एज अ सेंटर। अब बोल रहा है कि अब O को एज अ सेंटर लेना, यानी कि कंपास का जो आपका निडल है, यानी कि मेटल वाला पॉइंट है, उसको O पे रखना है, ठीक है। एज रेडियस ड्रॉ, एज रेडियस, रेडियस कितना लेना है, देखिए रेडियस हमें लेना है OC, रेडियस हमें कितना लेना है OC, यानी कि O को एज अ सेंटर लेके रेडियस आप कितना ले लीजिए OC, यानी कि आपका कंपास जो ओपन होना चाहिए O से इस तरीके से C पे ऐसे रखना चाहिए, ठीक है, इधर रखिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप रेडियस O से लेके A तक भी ले सकते हैं, दोनों ही सेम है क्योंकि O आपका A और C का मिड पॉइंट है। क्लियर है बात? जब O A और C दोनों का ही मिड पॉइंट है तो आप रेडियस C तक ले या रेडियस A तक ले, बात एक। फिर O से लेके O को एज अ सेंटर लेके और C एज अ रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना, क्या लिखा है मैंने, विद O एज अ सेंटर एंड OC, ठीक है, एंड OC एज रेडियस ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो OC को हमने रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है यहां तक? फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एट B, अब B से क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू कट द सेमी सर्कल एट D, यानी कि अगला जो स्टेप है, ये जो B पॉइंट है बच्चों, ये B पॉइंट, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आपको बनाना है। ध्यान रहे परपेंडिकुलर लाइन भी आप कंपास से बनाया करें, ठीक है। और आपको अभी तो मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूं, मगर आपको आना चाहिए कि आपको परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाया जाता है कंपास से, ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा किस तरीके से बनाना है, क्योंकि हमने छठी सातवीं क्लास में सिखा दिया जाता है कि एक परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाया जाता है। तो B पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, और मैं रिपीट कर दे तो बच्चों उसको भी कंपास से बनाइएगा।
ठीक है। तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना दे, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से सीधा, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो इस सेमी सर्कल को कहां पे कट कर रहा होगा, इस सेमी सर्कल को, सॉरी इसका कुछ और नाम रख देते हैं, डी नाम रख देते हैं इसका। तो मान के चलिए इस सेमी सर्कल को कहां पे कट किया इसने, डी पे। तो एट बी, बी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि सेमी सर्कल को बच्चों कहां पे कट कर रहा है, डी पे कट कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, विद बी एज अ सेंटर। अब बी आपको एज अ सेंटर लेना है। ये देखो लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टेप्स है करके, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर तो आपको एक क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर बी एज अ सेंटर, फिर बी को एज अ सेंटर लेके बीडी एज अ रेडियस और बीडी एज अ रेडियस, यानी कि यहां तक, यानी कि सेंटर आपको बी लेना है और कंपास को कहां तक ओपन करना है, डी तक। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बी पे रखना है और डी को एज अ रेडियस लेना है और आपको इस तरीके से इधर कट कर देना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जहां पे भी कट किया, यानी कि सपोज ये ई है, तो बच्चों ये जो बी से लेके ई तक है, यानी कि ये वाला बी से लेके ई तक, यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 9.3, यानी कि जो बी से लेके ई तक, यानी कि ये बी से लेके ई तक, ये आपका बच्चों, ये आपका कितना है, रूट 9.3 है। एक बार जल्दी से बता देता हूं कि क्या क्या मैंने करा है इसमें, ठीक है। तो पहले एक आपको ए बी 9.3 यूनिट्स का लाइन लेना है, फिर एक बी से लेके सी तक 1 यूनिट का लाइन बढ़ा देना है एक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। कैसे करना है ये मैंने बता दिया। मिड पॉइंट यानी कि ओ जैसे ही फाइंड हो गया, ओ को सेंटर लेके और सी को एज अ रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है जो आपका सेमी सर्कल को डी पे क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। फिर वहां से फिर बी पे एज अ सेंटर और डी को एज अ रेडियस लेके एक आर्क बना देना है जो कि नंबर लाइन को कहां पे कट कर रहा है, ई पे। तो वही जो बी से लेके ई तक है वही आपका क्या है, रूट 9.3 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। और रेशनलाइज मैंने अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता दिया है कि कैसे करते हैं। तो कैसे रेशनलाइज करते हैं, जैसे 1/√7 है तो बच्चों 1/√7, तो जो नीचे अगर रूट, मतलब रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे से रूट को हटाना, यानी कि √7 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × √7 कितना आ जाएगा, √7, और √7 × √7 कितना आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। √7 × √7 होता है √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रेशनलाइज करेंगे 1/√7 माइनस √6। रेशनलाइज का मतलब आपको क्या करना होता है, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर नीचे √7 माइनस √6 है तो ऊपर आप क्या करिए, प्लस का साइन लेके और यहाँ पे भी प्लस का साइन लेके, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस है तो माइनस लेना होता है, माइनस होता है तो प्लस लेके साइन का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 × √7 प्लस √6, ये कितना हो जाएगा, √7 प्लस √6। 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। और मैंने बताया था जैसे ब्रैकेट लगा लिया करो तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लगी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो आइडेंटिटी लगा देंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। किधर है, आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 1। क्लियर है। तो हो गया ये आपका रेशनलाइज, यानी कि डिनोमिनेटर से रूट हट गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको रेशनलाइज करना है। तो फिर से अब तो आप सीख ही गए होंगे कि √5 प्लस √2, तो प्लस में है ऊपर नंबर ले लेंगे √5 माइनस √2, डिवाइड में भी क्या करेंगे, यानी कि इसके साथ √5 माइनस √2, ठीक है। प्लस में होगा तो माइनस में लेके ऊपर नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो ये कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम एज इट इज, माइनस का 5 और माइनस का √2। यहाँ पे देखिए फिर से आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं, √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनल, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, √5
माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए जैसे डिनोमिनेटर से रूट हट गया तो आप समझ लीजिए कि आपका रेशनलाइज हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, इसको भी रेशनलाइज करना है। तो 1 अपॉन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 2 पे रूट नहीं लगा है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से फिर पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इस चीज पे ध्यान रखना है कि किस पे रूट लगा है किस पे नहीं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए सेम ऊपर भी आपको 7 प्लस 2, रूट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे रूट नहीं लगा है, सेम नंबर लेते हैं, बस साइन का अपोजिट कर दिया जाता है इस तरीके से। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे फिर से देखिए आइडेंटिटी लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा a स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक रूट लगा हुआ होता है जो उस पे स्क्वायर वो अलग हो जाता है, और 2 पे जो स्क्वायर होता है उसकी कहानी अलग होता है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बट 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा फाइनल रूट 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 यानी कि 3, यानी कि ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए हमने एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, लास्ट क्वेश्चन था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।